नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग, है ना। क्लोनिंग का कहाँ का एप्लीकेशन लिख, तो भाई सबसे पहले तो आपको पता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में बता दोगे इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो वही एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ वही तो यूज होगा, कहाँ होगा और एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें जो भी आपने स्टेम सेल थेरेपी का पढ़ा था, है ना, स्टेम सेल थेरेपी पढ़ा था ना आपने, तो उसका जो भी पॉइंट जानते हो वो सारा ऐड कर दो, समझ में आएगा, वो इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हो जाए। जैसे कि हमने ये भी देखा था कि भाई इसका हम यूज कर सकते हैं ना रिपेयरमेंट में, हम रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या रिपेयर कर सकते हैं, हम सेल का रिपेयरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रेप्लिका बना सकते हैं ना, उसी सेल का कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टिश्यू का रिपेयर कर सकते हैं, हम टिश्यू का रिपेयर कर सकते हैं, कभी कभी पूरा ऑर्गन ही रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा ऑर्गन भी तो हम क्लोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझना क्या। सबसे ज्यादा इसका कहीं पे यूज होता है, अगर सबसे ज्यादा आजकल जो चलन में है क्लोनिंग का यूज करते हैं वो है प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, ठीक, प्लास्टिक सर्जरी में इसका सब ज्यादा यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसके अलावा आप बता दोगे ना यहाँ पर रिपेयरमेंट, मतलब जो इंजरी हो गई, अगर इंजरी टू ऑर्गन, है ना, तो उसको सही करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दिया स्टेम सेल थेरेपी में। तो नेक्स्ट और जो सबसे ज्यादा अब यूज हो रहा है, एक जगह और यूज होता है जिसको बोलते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो करा जाता है ना, तो उसमें भी सबसे ज्यादा ये यूज होता है क्लोनिंग, समझना क्या, क्लियर। नेक्स्ट वो सब बता सकते हो आप, डिजाइनर बेबी वगैरह बनाना है, ठीक है ना, आपको अगर ऐसा यूनिक बच्चा चाहिए जो दुनिया में सबसे अजीब दिखता है, ठीक है ना, तो उस वो सब के लिए भी आप उसका एप्लीकेशन बता सकते हो, ठीक है ना। तो वो सब तो हमने ऑलरेडी स्टेम सेल और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ ही लिए, समझ में गया ना, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन तो आप ढेरों लिख सकते हो, आपको बस एक डायरेक्शन देना था, वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट इशू समझना है आप, समझ में गया। लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करना, व्हाट इज क्लोनिंग, समझ में गया। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका देता हूं मैं, एक्सप्लेन टेक्निक्स यूज्ड या फिर इन्वॉल्व, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट उसमें क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड एग्जामिन द इशूज इन्वॉल्व विथ इट, ये क्वेश्चन है, समझ में आया। तो तीन पार्ट है क्वेश्चन के, पहले आपको समझाना है कि क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, दूसरे में आपको बताना है कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, तीसरे में आपको बता देना है कि इशूज क्या क्या इन्वॉल्व है। तो पहला दो पार्ट तो हमने समझ लिया, है ना, पहला क्लोनिंग हमने समझ लिया, दूसरा क्या समझ लिया हम लोगों ने, टेक्निक भी समझ लिया। अब इसमें यहाँ पर टेक्निक की जगह वो ये भी दे सकता है कि प्रोसेस बताओ, समझ में गया, या फिर वो तीसरा वर्ड यहाँ पर दे रहा है कि टाइप्स बता दो, तो कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसेस बोले प्रोसेस समझा देना, टाइप्स बोले प्रोसेस कैसे समझाओगे, वही प्रोसेस जो आपने टेक्निक में पढ़ी है। तो मतलब अगर आपने टेक्निक पढ़ ली तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया, समझ में, यहाँ पे प्रोसेस टेक्निक टाइप्स कुछ भी पूछ सकता है। और लास्ट पार्ट क्या है इसका, इशूज इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो अब इसको इशूज समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या इशूज समझना है, इशूज को मैंने डिवाइड कर लिया है तीन चीज पार्ट में, एक तो मैं टेक्निकल इशूज की बात करूंगा, दूसरा मैं सोशल इशूज की बात कर रहा हूँ, सोशल एंड कल्चरल इशूज, और तीसरा मैं बात कर रहा हूँ जिसको एथिकल इशूज की बात कर रहा हूँ, एथिकल इशूज की बात। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बात करते हैं टेक्निकल इशूज की, टेक्निकल इशूज की। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये एकदम 100% आप जाओगे और सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका जो सक्सेस रेट है वो 10% के आसपास, सक्सेस रेट इज वेरी लेस या फिर वेरी लो, समझ में आ गया, दैट इज अराउंड 10% के आसपास ही इसका सक्सेस रेट, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा कि भाई चलो क्लोन आपका तैयार हो गया, तो ये जो क्लोन तैयार होगा ना, ये जो क्लोन है जिसको हम ले लेते हैं एक्स, ये जो तैयार रहेगा ना, ये एक तो हमने क्लोन करके क्या कर दिया, देखो हमने क्या कर दिया पहले ही समझना, फिर इस पे वापस से आएंगे कि मैंने क्यों बताया, ये जो एक्स है ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ये एक्स कोई क्लोन्ड है,
समझ में? अब समझो हमने क्लोनिंग में कर क्या दिया, हम लोगों ने पहली फर्स्ट पॉइंट क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया, हमने डाइवर्सिटी को कम कर दिया कि नहीं, हमने रिड्यूस्ड डाइवर्सिटी, हमने डाइवर्सिटी कम कर दी। और दूसरे के साथ साथ एक हमने जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, समझा क्या, मतलब जो उसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये काहे पर डिपेंडेंट होता है, ये रेस्ट करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है जो क्या बताती है कि भाई जो आप अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, समझना क्या। इसीलिए मैमथ सर्वाइव आज तक नहीं कर पाए क्योंकि भाई उनका जो लाइफस्टाइल था उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जब क्लाइमेट या एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता है और आपकी बॉडी अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है तो आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और ये नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी इवॉल्व होती है ना, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। लेकिन हमने क्लोन करके क्या कर दिया, इन दोनों चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, इन दोनों चीजों को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, है ना, हम इन दोनों को बाईपास कर दिया। तो भाई अब जो क्लोन है क्या वो एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं, क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज्यादा दिन, समझ गया ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या करता है, ये जो क्लोन्ड एक्स है ये सर्वाइव नहीं कर, इसकी जो सर्वाइविलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था पहले कि जो भाई जो हमने शीप बनाया, जो बफेलो पहली क्लोन्ड बफेलो थी वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी। इवन जो सेकंड बफेलो थी, जो गरिमा थी, वो भी 2 साल तक ही सर्वाइव कर पाई। क्यों, पहली बार में तो हमको कुछ पता, पहली बार तो जैसे ही आई एक्सटर्नल वर्ल्ड को वो उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई, तो वो 5 दिन से ज़्यादा जी ही नहीं पाई, इसीलिए उसकी डेथ हो गई। सेकंड वाली में भी फिर भी हमने इतना सारा इंट्रोड्यूस किया, तब भी जाकर के वो 2 साल ही सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, जब हम ये सब चीजें बाईपास कर देते हैं तो आपकी सर्वाइविलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, समझ में क्या। अगर चलो बाई चांस सर्वाइविलिटी आप थोड़े दिन सर्वाइव कर भी गए तो चांसेस ऑफ आपको क्या रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक रहेगा, और जो चांसेस होंगे डिसीज अटैक के वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। मतलब आप क्या रहोगे, प्रोन टू डिसीज रहोगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, इसका मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम वो कैसा रहेगा, वो वीक रहेगा। जब वो वीक रहेगा तो क्या होगा, आप प्रोन टू डिसीज, प्रोन टू डिसीज अटैक, हर बार किसी ना किसी डिजीज का आपको वो करना ही पड़ेगा, मतलब आप पर डिसीज अटैक होते ही रहेंगे, समझ में आ गया ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई ये जो क्लोन्ड एनिमल होगा, क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म जो होंगे, क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स वो लेस रेजिस्टेंट टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, लेस रेजिस्टेंट टू आउटसाइड एनवायरमेंट, ठीक है ना, ठीक। तो मतलब ये भी बोल सकता हूं ना मैं, इसके कारण क्या होता है, दिस डिक्रीजेस द सर्वाइवल कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट चेंजेस। समझ में आ गया भाई टेक्निकल इशूज क्या है। तो बोल तो रहे हैं कि बहुत की ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डिजाइनर वे भी बना लोगे तो बड़ा थोड़ी हो पाएगा वो, है ना, तो वो भी आपको लुढ़क जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं सोशल इशूज क्या है। सोशल इशूज ये है कि भाई, सोशल इशूज ये है कि सबसे पहला कि भाई हर व्यक्ति को अब डिजाइनर बेबी चाहिए। तो भाई सबसे पहला इशू तो यही आ जाता है, इशू ऑफ डिजाइनर बेबी। शाहरुख खान जैसा आपको एक्टिंग में उसका महारत हो, ठीक है, सलमान खान जैसी बॉडी हो, ठीक, आइंस्टीन टाइप उसका दिमाग चले, ठीक है ना, ये सब क्वालिटीज आए उस बच्चे में, ये सब क्या बोल देते हैं हम, इनको बोल देते हैं डिजाइनर बेबीज। तो इसका प्रचलन बढ़ जाएगा, समझ में क्या। और ये क्या है भाई, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे में तो फिर हर कोई फिर डिजाइनर बेबी का ही उस पर लग जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं,
अब ये मत समझने लगना कि भाई डिजाइनर बेबी कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम वो तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। क्या कि भाई हम वो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना जर्म लाइन सेल्स, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये डिजाइनर बेबी है। लेकिन आप समझते नहीं हो क्या कि भाई ये जो क्लोनिंग है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है ना, इसमें जब क्लोन करेंगे तो एडवांस स्टेज में भी जाएगा ना, ये इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेंगे वो, तो वो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो रहता ही है। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी फील्ड नहीं है जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, समझ में क्या ना। तो डिजाइनर बेबी वाला इशूज तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई अगेंस्ट दी नेचुरल लॉ है, अगेंस्ट दी नेचुरल लॉ, सबसे बड़ी बात तो यही है नेचुरल लॉ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, अगेंस्ट दी इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अगेंस्ट है। इवोल्यूशन समझते हो ना, हम इवॉल्व हो रहे हैं ना भाई। जैसे कि अब मान लो कि भाई अगर सर में बाल का काम ही ना समझ में आए तो एक समय बाद इंसान के सर में बाल ही ना रहेंगे, समझा कि पहले पूंछ होती थी, अब धीरे धीरे करके सब कुछ चली गई। क्यों? धीरे धीरे इंसान क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो उस अनुसार चेंजेस आते रहते हैं, और हम ये चेंजेस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करके उनको छेड़खानी करके रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिर वो क्या हो जा रहा है कि भाई वो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ हो गया, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई इसके कारण क्या होगा, लोग जो शादी वगैरह अभी करते हैं है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो डिक्लाइन हो जाएगा, सिंगल पेरेंटहुड बढ़ जाएगा, समझा क्या ना। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज will decline and concept of single parenthood will be promoted, समझ में गया। और आपको पता है कि भाई ऐसा अच्छी बात नहीं है, समझ में गया ना। आपको मैं तर्क दे के बताता हूँ क्यों अच्छी बात नहीं होती है। मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन क्यों जरूरी है, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, समझा क्या क्यों जरूरी है। 2 मिनट का टाइम लगेगा, इसको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जब एक फैमिली होती है, ठीक है ना, फैमिली में जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, सोशल कोहेजन होता है, ठीक है ना, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कोहेजन होगा, समझा क्या। इस सोशल कोहेजन के कारण क्या होता है, पहली बात कि इंसान को एक चेक्स बने रहते हैं, समझा क्या, इंसान के बीच में एक सोशल चेक बना रहता है। सोशल चेक्स मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कि भाई मैं ये नहीं करूंगा नहीं तो पिताजी गुस्सा होंगे, समझा क्या। हम गलत आदतों को नहीं मानते हैं, समझा क्या, हम गलत आदतों को नहीं मानते हैं, तो एक तरीके का सोशल चेक्स बना रहता है, ठीक है। सोशल चेक्स के अलावा एक दूसरे का क्या होता है कि भाई सपोर्टिव मैकेनिज्म बना रहता है, समझ रहा है भाई, सपोर्टिव मैकेनिज्म होता है, सपोर्टिव मैकेनिज्म। भाई अच्छा टाइम चले, पूरा टाइम चले, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो सेंस ऑफ मोटिवेशन रहता है, सेंस ऑफ मोटिवेशन, समझ में क्या, क्लियर। सेंस ऑफ मोटिवेशन रहता है, तो भाई जो लोगों का एंगेजमेंट होता है वो बढ़ता है, समझ में क्या। हम सोशलाइज होते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों का, इंटरेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है, तो लोग क्या होते हैं, सोशलाइज होते हैं, सोशलाइजेशन बढ़ता है। अब जब सोशलाइजेशन बढ़ता है ना, तो इंसान गलत आदतों में नहीं पड़ता है, समझ में गया ना। कि भाई जैसे कि वेस्ट में कल्चर होता है सिंगल पेरेंट, अब वेस्ट में आपको समझा देता हूँ, वेस्ट में सिंगल पेरेंटहुड होता है, सिंगल पेरेंटहुड। लेकिन भाई एक चीज और समझो आप कि वहां पर आप अगर देखोगे तो वहां पर साइकेट्रिस्ट की मात्रा देखो कितना ज्यादा बढ़ती है, वहां के लोग मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, समझा क्या ना। और यही चीज हम जब हमारी फैमिली होती है तो हम मेंटल स्ट्रेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, समझा क्या ना। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है, सोशलाइजेशन का काम करती है, तो मेंटल स्ट्रेस को कम कर देती है। तो इंडिया में साइकेट्रिस्ट वैसा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, समझा क्या। वहां के लोग इतना ज्यादा उनको हाइपरटेंशन वगैरह के शिकार क्यों होते हैं, समझा क्या। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब के कारण बहुत ज्यादा साइकेट्रिस्ट की वहां पर चिंता बढ़ जाती है, समझा क्या। यहाँ पर जो वो होते हैं एडवोकेट्स मतलब ये देखो, अब बता देता हूँ आपको, एडवोकेट्स का रोल कब आता है, शादी के बाद का, समझ में क्या। तो वो उनकी जो बॉन्डिंग है ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती, तो बाद का रोल किसका आ जाता है, एडवोकेट का। लेकिन जब तक आप शादी में स्ट्रेस में रहते हो तब तक किसका रोल आ जाता है, साइकेट्रिस्ट का, समझ में क्या ना, इनका रोल आ जाता है। तो
पूरे दोनों समय आपको इनसे कंसल्ट करते रहना पड़ता है। और हमारे इंडिया में ये तो समझो नेग्लेक्ट ही है, और ये भी इसका भी कोई खास यूज नहीं है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में तो उतना ज्यादा नहीं है, हाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनका यूज होता है। तो भाई इसीलिए मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सही है, समझ में क्या। इसीलिए देखो कि जो एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनमें ना ये सब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, साइकेट्रिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, सोशलाइज होते हैं। हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं ना, वो अपनी फैमिली को ध्यान में रख के करते हैं, समझ में क्या। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इसलिए रोल प्ले करता है। हम जो बोलते हैं कि सिंगल पेरेंटहुड, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात नहीं होती है, समझ में क्या। आप उसको दूसरे नजरिए से देखते हो, बट एज अ सोसाइटी इसीलिए हमेशा बोला जाता है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाता है, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से। सोशल देख लिया, एथिकल देख लो फटाक से। एथिकल इशूज तो एथिकल में मैंने बोला ना कि अगेंस्ट है नेचुरल लॉ, समझ में क्या है ना। ये हो सकता है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, समझ में क्या, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। उसके साथ साथ अब ये इसका हम यूज कर सकते हैं ना भाई। मान लो कि हम कुछ क्लोन्स को तैयार कर रहे हैं सिर्फ काहे के लिए, स्लेवरी के लिए, है ना, उनका ताकि हम वॉर में यूज कर सकें, उनको एज अ टेररिस्ट यूज कर सकें, तो ये भी एथिकल कंसर्न्स है, समझ में क्या। मिसयूज इन वॉरफील्ड, मिसयूज इन मतलब उसको टेररिज्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एथिकल इशूज, वही डिजाइनर बेबी वाला बता दिया, डिजाइनर बेबी का इशू है। प्लस सारे एथिकल इशूज जो भी आपने पढ़े हैं, इशूज विथ रेस्पेक्ट टू स्टेम सेल थेरेपी जो पढ़ा था ना, वो सारे एथिकल इशूज इसमें ऐड कर दो। प्लस जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो भी एथिकल इशूज पढ़ा था, सब एक है तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर का ही है। तो भाई जो भी इशूज आप जानते हो, एथिकल इशूज जो भी हमने पढ़ लिए हैं, उसको सबको लिख दो इधर पे, तो अच्छा खासा आपके पास पॉइंट्स तैयार हो गए। तो बस वहां पर से सारे पॉइंट उठा लेना, ये सब तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, समझा गया ना। तो यहाँ पर इशूज भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो एक क्लोनिंग वाला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कर लिया। बस इसमें रहेगा क्या, तो वही करंट अफेयर्स वाला पार्ट रहेगा। वो टाइम टू टाइम हम जब भी जैसा जैसा आर्टिकल्स वगैरह अगर अच्छी न्यूज़ में चीज़ें रहेंगी, वो हम इसको ऐड करते रहेंगे, ऐड कर देंगे और आपको बता देंगे। आप अपडेट रहोगे, अपडेट कर लोगे अपने, अपडेटेड कर लोगे अपने नोट्स, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो था क्लोनिंग वाला, वो कंप्लीट होता है।